कैसे हो सभी। संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मिलते हैं। पहले 2 लेक्चर हो चुके थे हमारे, उनमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस, उनके ऊपर चर्चा की थी। आज लेक्चर 3 में हम बात करते हैं। लेक्चर 3 के अंदर उसी यूनिट का एक बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है, और वो सवाल है पियर्सन HASB कंसेप्ट। पियर्सन HASB कंसेप्ट। पियर्सन की कठोर अम्ल, HA को बोलते हैं हार्ड एसिड, कठोर अम्ल और मृदु क्षार की अवधारणा। तो पियर्सन की कठोर अम्ल एवं दुर्बल क्षार की अवधारणा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस यूनिट का। चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सन 1956 में पियर्सन ने, वैज्ञानिक का नाम है पियर्सन, सन 1956 में पियर्सन ने कठोर व मृदु क्षार की अवधारणा को, कठोर व मृदु क्षार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। सन 1956 में पियर्सन ने कठोर व मृदु क्षार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अपन पियर्सन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने वही बात पढ़ी थी कि अम्लों का वर्गीकरण किस तरीके से है, वर्ग ए में क्या आता है, वर्ग बी में क्या आता है, उसमें भी यही बात है। ये बात इसमें भी है, लेकिन थोड़ा कहने का तरीका क्या है पियर्सन का अलग। सन 1956 में पियर्सन ने कठोर व मृदु क्षार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अपन क्या कहते थे, अपन कहते थे वर्ग ए के, इन्होंने क्या कहा पियर्सन साहब ने, वर्ग ए के सभी सदस्य को, वर्ग ए के अंदर जितने भी तत्व आते हैं, वर्ग ए के सभी सदस्यों को पियर्सन ने क्या नाम दिया, कठोर नाम दिया। वर्ग ए के सभी सदस्यों को पियर्सन ने क्या नाम दिया, कठोर नाम दिया। वर्ग ए के सभी सदस्यों को, वर्ग ए के सभी सदस्यों को पियर्सन ने क्या नाम दिया, कठोर नाम दिया। ऐसे ही बात करता हूं मैं वर्ग बी के ऊपर। वर्ग बी के सभी सदस्य, वर्ग बी के सभी सदस्यों को पियर्सन ने क्या नाम दिया, मृदु नाम दिया, मृदु नाम दिया। वर्ग ए के सभी सदस्यों को क्या नाम दिया था उन्होंने, कठोर नाम दिया था। वर्ग बी के सभी सदस्यों को क्या नाम दिया था, मृदु नाम दिया था। अब देखिए, वर्ग ए के सभी सदस्यों को उन्होंने क्या नाम दिया, कठोर नाम दिया। वर्ग बी के सभी सदस्यों को क्या नाम दिया, मृदु नाम दिया। आगे देखते हैं, कल पढ़ी हुई बात है हमारी, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये बात पढ़ी थी हमने, वर्ग ए के सभी धातु आयन, वर्ग ए के सभी धातु आयन क्या कहलाते हैं, कठोर अम्ल। क्या कहलाते हैं लाला, कठोर अम्ल। और वर्ग बी के सभी धातु आयन को,
वर्ग बी के सभी धातु आयन को क्या नाम दिया था? मृदु अम्ल कहा था। कल जब लेक्चर 2 पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमने पढ़ा था वर्ग ए के समस्त धातु आयन क्या कहलाते हैं? कठोर अम्ल कहलाते हैं। और वर्ग बी के समस्त धातु आयन क्या कहलाते हैं लाला? मृदु अम्ल। अब एक बात हमने इसमें ये भी पढ़ी थी कल, वर्ग ए के सभी लिगेंड, वर्ग ए के सभी लिगेंडों को क्या कहा था? कठोर क्षार। क्या कहा था? कठोर क्षार। और वर्ग बी के सभी लिगेंडों को, वर्ग बी के सभी लिगेंडों को क्या नाम दिया था? मृदु क्षार। वर्ग ए के सभी लिगेंडों को क्या नाम दिया था? कठोर क्षार। और वर्ग बी के सभी लिगेंडों को क्या नाम दिया था? मृदु क्षार। वर्ग ए के सभी लिगेंडों को कठोर क्षार कहा गया था और वर्ग बी के सभी लिगेंडों को मृदु क्षार कहा गया था। यहां तक ये देखिए, आज के लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, पियर्सन HASV कंसेप्ट। पियर्सन की कठोर अम्ल और मृदु क्षार की अवधारणा, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। पियर्सन की कठोर अम्ल और मृदु क्षार की अवधारणा। हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहले सन 1956 में, किसमें? 1956 में। सन 1956 में पियर्सन ने कठोर व मृदु क्षार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। सन 1956 में पियर्सन ने कठोर व मृदु क्षार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पियर्सन ने क्या कहा था? पियर्सन ने कहा था वर्ग ए के सभी सदस्य, हमें पता है कल वर्ग ए किसको माना था हमने? आवर्त सारणी के अंदर कितने वर्ग होते हैं? 18। आवर्त कितने होते हैं? 7। तो फर्स्ट वर्ग जो होता है आवर्त सारणी का, कौन से ब्लॉक का तत्व होता है? एस ब्लॉक का। किसका होता है? एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग को के अंदर जो तत्व आते हैं उनको कहा जाता है क्षार धातु। क्या कहा जाता है? क्षार धातु। और दूसरे वर्ग के अंदर जो आते हैं उनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है उनको? क्षारीय मृदा धातु। तो पियर्सन ने 1956 में कठोर अम्ल और कठोर क्षार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बात कही? पियर्सन साहब ने एक बात कही, वर्ग ए के सभी सदस्य, वर्ग ए के अंतर्गत जितने भी तत्व आ रहे हैं, वर्ग ए के सभी सदस्यों को इन्होंने क्या नाम दिया? कठोर नाम दिया। पियर्सन ने वर्ग ए के सभी तत्वों को, पियर्सन ने वर्ग ए के सभी सदस्यों को कठोर नाम दिया और वर्ग बी के सभी सदस्यों को, वर्ग बी के सभी सदस्यों को पियर्सन ने क्या नाम दिया? मृदु नाम दिया। पियर्सन ने क्या नाम दिया? मृदु और कठोर। मृदु कठोर नाम किसने दिए थे? पियर्सन ने। पियर्सन ने कहा था कि वर्ग ए के सभी सदस्य क्या कहलाते हैं? वर्ग ए के सभी सदस्यों को कठोर नाम दे। पियर्सन ने वर्ग ए के सभी सदस्यों को कठोर नाम दिया और वर्ग बी के सभी सदस्यों को क्या नाम दिया? मृदु नाम दिया। कल हमने जर्नली पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि वर्ग ए के सभी धातु आयन कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। वर्ग ए के सभी धातु आयन कठोर होते हैं, जबकि वर्ग बी के सभी धातु आयन कैसे होते हैं? मृदु होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु होते हैं। वर्ग ए के सभी लिगेंडों को, वर्ग ए के सभी लिगेंडों को क्या कहा जाता है? कठोर क्षार। वर्ग ए के सभी लिगेंडों को कठोर क्षार कहते हैं और वर्ग बी के सभी लिगेंडों को क्या कहते हैं? मृदु क्षार कहा जाता है। आगे देखते हैं, पियर्सन ने कहा ये बात, वर्ग ए के सभी सदस्य क्या कहेंगे? पियर्सन ने वर्ग ए के सभी सदस्यों को कठोर नाम दिया
और वर्ग बी के सभी सदस्यों को क्या नाम दिया? मृदु नाम दिया। देखिए आगे, ये तो क्या होता है? लुईस एसिड। लुईस के अकॉर्डिंग क्या है? ये अम्ल। और ये क्या है? लुईस बेस। आपको पता है लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं लुईस के अनुसार। अम्ल वे पदार्थ है, पिछली क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं आप ये बात कि लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और क्षार कौन से पदार्थ होते हैं? लुईस के अकॉर्डिंग क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लुईस अम्ल ले लिया मैंने कोई, और यहाँ ले लिया क्या लाला? लुईस क्षार। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, संकुल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? संकुल का निर्माण करेंगे। लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे? कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक संकुल का निर्माण करेंगे। अब जो लुईस अम्ल, ये हो गया लुईस अम्ल, और ये क्या हो गया? लुईस क्षार। इस लुईस अम्ल और इस लुईस क्षार के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? कि एबी के मध्य में बंध, इनके बीच में, एबी के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? या तो आयनिक बंध, आयनिक प्रकृति होगी उसकी, या ध्रुवीय होगी, या अध्रुवीय प्रकृति होती है। हमने कहा जब लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? संकुल का निर्माण करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास आ गया ए बी, कि इस ए और बी के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? इस ए और बी में ए का मतलब होता है लुईस अम्ल और बी का मतलब है यहाँ पे लुईस क्षार, कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? या तो आयनिक प्रकृति होगी, या ध्रुवीय होगी, या अध्रुवीय होगी। ये बात पता लगाने के लिए कि कौन सी इस AB के बीच में जो होगा कौन सा होगा? या तो आयनिक प्रकृति होगी इसकी, या ध्रुवीय होगी, या अध्रुवीय होगी। लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं लालाओ? कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जो ये AB संकुल बना है, ये AB संकुल जो बना है, इस AB संकुल के बीच में जो बंध बनता है वो आयनिक हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है, और अध्रुवीय हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए 1963 में, कि कौन से सन में? 1963 में पियर्सन ने HASV अवधारणा को, HASV हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस की अवधारणा को प्रस्तुत किया। 1956 से तो केवल बात कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन 1963 में ये बात पियर्सन ने सिद्ध कर दी कि कठोर अम्ल और मृदु क्षार कि जब लुईस अम्ल और लुईस क्षार जब क्रिया करते हैं तो किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण अगर वो करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स के बीच में, कहने का मतलब लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में बंधन की प्रकृति या तो आयनिक हो सकती है, या ध्रुवीय हो सकती है, या अध्रुवीय हो सकती है। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या कहा? 1963 में पियर्सन ने HASV की अवधारणा को वर्गीकृत कर दिया।
उसको लागू कर दिया। HASB, आई बात समझ में? देखते हैं A+B। ए क्या होता है? लुईस एसिड। बी क्या होता है? लुईस बेस। लुईस अम्ल और लुईस क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संकुल का निर्माण करते हैं। अब संकुल का निर्माण हो गया। ये जो संकुल है इसकी प्रकृति कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार जब क्रिया करते हैं तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक हो सकती है, ध्रुवीय हो सकती है या अध्रुवीय हो सकती है। इस बात की पुष्टि के लिए पियर्सन ने 1963 में HASB हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस की अवधारणा को लागू कर दिया। कठोर अम्ल एवं मृदु क्षार की अवधारणा को लागू कर दिया। अब इस बात के ऊपर बात चली थी A, B ये क्या होते हैं लुईस के अकॉर्डिंग? एसिड। ये क्या होते हैं लुईस के अकॉर्डिंग? बेस। और एसिड और बेस आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? कॉम्प्लेक्स का। इस कॉम्प्लेक्स के नेचर की पुष्टि के लिए केवल पियर्सन अवधारणा को लागू किया गया था कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? संकुल का निर्माण करते हैं। उस संकुल के बीच में, उस लुईस अम्ल व लुईस क्षार के बीच में कौन सी अवधारणा प्रस्तुत हो रही है? उस लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में कौन सा बंध हो रहा है? वो बंध या तो आयनिक प्रकृति का हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है या फिर अध्रुवीय प्रकृति का हो सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए 1963 में पियर्सन ने HASB की अवधारणा को लागू कर दिया। अब पियर्सन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? कठोर अम्ल। क्या बात कही पियर्सन ने कठोर अम्लों के लिए? हार्ड एसिड। पियर्सन ने कठोर अम्लों के लिए कहा कि वे अम्ल जिनकी ध्रुवणता का मान, जिनकी किसका मान? पॉलीमराइजेशन का मान, ध्रुवणता का मान। वे अम्ल जिनकी ध्रुवणता का मान कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। वे अम्ल जिनकी ध्रुवणता का मान क्या होता है? कम होता है तथा उनकी विद्युत ऋणता तथा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा उनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, उच्च होती है। कठोर अम्ल कहलाते हैं, कठोर अम्ल कहलाते हैं। पियर्सन ने कठोर अम्लों के लिए क्या बात कही? पियर्सन ने कठोर अम्लों के लिए एक बात कही कि वे अम्ल जिनकी ध्रुवणता का मान क्या होता है? कम, यानी कि वे अम्ल जो आसानी से द्रवित नहीं होते। जब आसानी के साथ द्रवित नहीं होंगे तो उनकी ध्रुवणता का मान क्या होगा? कम होगा। आसानी से द्रवित हो जाते तो उनकी ध्रुवणता का मान क्या होता? ज्यादा होता। ये इसी के लिए कह रहे हैं हम कि वे अम्ल जिनकी ध्रुवणता का मान क्या होता है? कम होता है। वे अम्ल जिनकी ध्रुवणता का मान क्या होता है? कम होता है। जिन अम्लों की ध्रुवणता का मान कम होगा उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। वो क्या कहलाते हैं? कठोर अम्ल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कठोर अम्ल कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? कठोर अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए मृदु क्षार।
मृदु क्षार का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट बेस। मृदु क्षार क्या होंगे? कठोर अम्ल के जस्ट क्या होंगे? विपरीत होंगे। कि वे क्षार जो आसानी से, वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं एवं उनकी विद्युत ऋणता का मान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिंदी में बोलते हैं उसको विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत ऋणता। कि वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं एवं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? कम होता है, कम होता है। वो क्या कहलाते हैं लालाओ? मृदु क्षार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मृदु क्षार कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? मृदु क्षार। आई बात आपको समझ में? एक बार और देखिए, पियर्सन ने क्या कहा? लुईस एसिड को ले लिया, लुईस बेस को ले लिया, लुईस अम्ल की क्रिया लुईस क्षार से कराई और किसका निर्माण कर दिया? कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया, संकुल का निर्माण कर दिया। यहां जो ये एबी संकुल बना है, इसके बीच में यानी कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में किस प्रकार का बंधन हो सकता है? या तो आयनिक हो सकता है, ध्रुवीय हो सकता है या अध्रुवीय हो सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए कि इस संकुल के अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, आयनिक, ध्रुवीय, अध्रुवीय, इस बात की पुष्टि के लिए 1963 में पियर्सन ने किसकी अवधारणा को लागू कर दिया? HASB, हार्ड एसिड, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस, एंड सॉफ्ट बेस। हार्ड एसिड का मतलब होता है कठोर अम्ल और सॉफ्ट बेस का मतलब होता है क्या? मृदु क्षार। तो इस बात की पुष्टि के लिए पियर्सन ने अपनी बात को क्या कर दिया? लागू कर दिया। पहले तो वो बात बताई थी उन्होंने, अब 1963 में उस बात को उन्होंने क्या कर दिया? लागू कर दिया कि ये जो संकुल बना है इसमें आयनिक प्रकृति होगी, ध्रुवीय होगी या अध्रुवीय होगी। इस बात को समझाने के लिए HASB, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस की अवधारणा को लागू कर दिया। अब पियर्सन के अकॉर्डिंग कठोर अम्ल क्या होते हैं? अपन बात कर रहे हैं कठोर अम्ल के ऊपर, हार्ड एसिड, कठोर अम्ल के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या बात है? पियर्सन के अकॉर्डिंग कठोर अम्ल उनको कहेंगे वे अम्ल जिनकी द्रवणता का मान क्या होता है? कम होता है। कहने का मतलब ऐसे अम्ल जो आसानी से द्रवित नहीं होते हैं। जब आसानी से द्रवित नहीं होंगे तो उनकी, अगर द्रवणता का मान ज्यादा होता तो आसानी से द्रवित हो जाते। ये तो कंपलसरी बात है। द्रवणता का इफेक्ट आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रखा है, पॉलीमराइजेशन इफेक्ट। तो कठोर अम्ल जो होते हैं इनकी द्रवणता का मान क्या होता है? कम होता है, तथा इनकी विद्युत ऋणता का मान कैसा होता है? उच्च होता है। उच्च का मतलब ज्यादा होता है। कि कठोर अम्ल जो होते हैं उनकी द्रवणता का मान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वो आसानी से द्रवित नहीं होते हैं। आसानी से द्रवित हो जाते तो उनकी द्रवणता का मान क्या था? ज्यादा। तो वे अम्ल जो आसानी से द्रवित नहीं होते हैं, वे अम्ल जो आसानी से द्रवित नहीं होते हैं, उनकी द्रवणता का मान क्या होता है? कम होता है। और जब उनकी द्रवणता का मान कम है, जिन अम्लों की द्रवणता का मान कम होता है, उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या बोलेगा लालाओ? ज्यादा बोलेगा। उनकी विद्युत ऋणता का मान कैसा होता है? उच्च होता है। कठोर अम्ल कहलाते हैं। हार्ड एसिड क्या होते हैं? वे अम्ल जिनकी द्रवणता का मान कम होता है तथा उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? उच्च होती है। कठोर अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? कठोर अम्ल कहलाते हैं। मैं बात करता हूं मृदु क्षार के ऊपर, सॉफ्ट बेस के ऊपर। वे क्षार जो आसानी से द्रवित नहीं होते वो तो क्या कहलाते हैं?
कठोर अम्ल, मृदु क्षार को। वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, ऐसे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, उनकी द्रवणता का मान क्या आएगा लाला? ज्यादा आएगा। हम पहले ही बता रहे थे कि वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, आसानी से द्रवित हो गए तो उनकी द्रवणता का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, उनकी द्रवणता का मान कैसा होता है? उच्च होता है। उनकी द्रवणता का मान उच्च होता है, लेकिन उनकी विद्युतीयता का मान क्या होगा? कम। हम बता रहे हैं कि जो अम्ल जिनकी द्रवणता का मान कम होगा उनकी विद्युतीयता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं किसके ऊपर? क्षार के ऊपर। वे क्षार जो आसानी से क्या हो जाते हैं? द्रवित हो जाते हैं। वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, उनकी द्रवणता का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं एवं उनकी द्रवणता का मान कैसा होता है? उच्च होता है, लेकिन उनकी विद्युतीयता का मान क्या होगा? कम होता है। तो वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं और उनकी विद्युतीयता का मान कम होता है, वो क्या कहलाते हैं? मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। आपने कठोर अम्ल पढ़ लिए और मृदु क्षार पढ़ लिए। इन दोनों के अंदर आपको एक बात नजर आई होगी, कठोर अम्ल हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के अंदर आपको एक बात नजर आई होगी। वो बात क्या है? कठोर अम्लों के विपरीत गुण। कठोर अम्लों के विपरीत गुण किसमें पाए जाते हैं? मृदु क्षार में। नोट लगा के, कठोर अम्लों के विपरीत गुण, कठोर अम्लों के विपरीत गुण मृदु क्षार में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मृदु क्षार में पाए जाते हैं। ये क्या हो गई? पियर्सन की अवधारणा। पियर्सन की अवधारणा। कठोर अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो आसानी से द्रवित नहीं होते, उनकी द्रवणता का मान क्या होता है? वे अम्ल जो आसानी से द्रवित नहीं होते, आसानी से द्रवित नहीं होंगे तो उनकी द्रवणता का मान क्या रहेगा? कम। तो वे अम्ल जिनकी द्रवणता का मान तो कम होता है, लेकिन उनकी विद्युतीयता का मान क्या आएगा? उच्च। जिन अम्लों की द्रवणता का मान कम होगा, जिन अम्लों के लिए द्रवणता कम होगी, उनकी विद्युतीयता क्या आएगी? ज्यादा। लेकिन मृदु क्षार के ऊपर बात करूं, सॉफ्ट बेस के ऊपर, वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, आसानी से द्रवित हो गए तो कहने का मतलब द्रवणता का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और द्रवणता का मान ज्यादा होगा तो उनकी विद्युतीयता का मान क्या होता है? कम होता है। वे क्षार जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं और उनकी विद्युतीयता का मान क्या होता है? कम होता है, मृदु क्षार कहलाते हैं। अब आपको इन दोनों के अंदर एक बात अच्छी लगी होगी कि कठोर अम्लों के विपरीत गुण, कठोर अम्लों के विपरीत गुण कहां पाए जाते हैं? मृदु क्षार में। या ऐसे कह सकते हो आप, मृदु क्षारों के विपरीत गुण कहां पाए जाते हैं? कठोर अम्लों में। भाई एक की द्रवणता का मान कम हो रहा है, दूसरी का ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, उसकी घटेगी। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़े आगे ही पियर्सन की अवधारणा चलेगी, लेकिन पियर्सन जो है वो क्या करेंगे? क्लासिफाइड कठोर अम्ल और मृदु क्षारों का वर्गीकरण पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।